वीडियो में हम देखेंगे एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बेसिकली nth टर्म के बेसिस पे सवाल लिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए आई थिंक कि इस nth टर्म से रिलेटेड इससे ज़्यादा सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आ सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे सारे क्वेश्चंस इन 17 क्वेश्चन में लाए। 17 क्वेश्चंस अगर आप शिद्दत से समझ लेते हैं तो आई थिंक आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं। तो उससे पहले इस सारे क्वेश्चंस को बनाने से पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट पे आऊँगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है हमारा, सबसे पहले टॉपिक दैट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस अब ये सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है, या कह लो एक ऐसा नंबर का पैटर्न जो किसी डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करता है। अब आपको ओरली समझ में आता होगा, चलिए मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे 2, 4, 6, 8 ये नंबर। अब आपको पता चल रहा है कि अगला नंबर कौन होने वाला है, नेक्स्ट नंबर आपको पता चल रहा है, क्योंकि पिछले वाले के पैटर्न के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि अगला नंबर में अगर हम 2 ऐड करते जाएं तो हर एक नंबर नेक्स्ट नंबर आपको मिलते जाएगा। यानी नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 10, फिर 12, इस तरह से आप नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। अब ये डेफिनेट रूल क्या है सर? अगर इसकी बात करें तो इसकी डेफिनेट रूल क्या है? इसकी डेफिनेट रूल जो होती है, इसके लास्ट वाले टर्म यानी nth, जो लास्ट में नंबर आएगा nth टर्म पे डिपेंड करती है। अब कैसे निकलेगा? ध्यान से कि आपको ये मालूम चल रहा है कि हर 2 के बाद ये नंबर क्या हो रहा है, हर नंबर अगला नंबर पिछले नंबर्स में 2 ऐड करके आ रहे हैं। या ऐसे कह लो कि अगर हम पहला टर्म निकाल रहे हैं दैट इज टर्म 1, सेकेंड टर्म निकाल दैट इज टर्म 2, थर्ड टर्म निकाल दैट इज टर्म 3, तो क्या हम लोग इसके nth टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा वो एक डेफिनेट रूल, एक ऐसा डेफिनेट रूल जो सारे ही नंबर सारे टर्म फॉलो करेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसमें 2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब ये 1 कहाँ से है? क्योंकि सभी तो हमारे इवन नंबर है। अब इवन नंबर तो 2 से डिविजल होता है, तो सारे नंबर 2 से डिविजल है। तो मैंने एक नंबर फिक्स कर लिया 2, क्योंकि सारे ही नंबर 2 से कट रहे हैं। सारे नंबर क्या कर रहे हैं? 2 से कट रहे हैं। अब ये टर्म 1 जो है वो 2 है, तो ये टर्म 1 जो है ये 1 वो 2 के मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब हमें टर्म 2 चाहिए, तो 2 तो फिक्स्ड है क्योंकि इवन है, सब 2 से डिविजल है। इसका मतलब ये अगर मैं इस टर्म 2 यानी यहाँ पे जो 2 है बेस में इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा? आ जाएगा। फिर अगर थर्ड टर्म निकालना हो तो 2 इंटू 3। इस तरीके से हम अगर आगे बढ़ते जाए तो अगर ये nth टर्म है जिसको हम लोग Tn भी बोलते हैं, अगर मैं इसी को 2 को n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास एक डेफिनेट रूल बन जाता है 2n। तो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है यानी जो सीक्वेंस है इसका डेफिनेट रूल क्या हो जाएगा? 2n। अब चाहो मर्जी जो आप जितना आप जिस भी पोजीशन का आपको नंबर चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिस भी पोजीशन। जैसे हम चाहते हैं, जैसे ये पोजीशन का था 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, आप चाहते हो कि हमें कहीं पे 100th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो बस जहाँ पे ये 100th है इसको हम लोग अब समझेंगे ये T100 की बात में बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? T100 की बात। फिर T100 क्या हो जाएगा? बस जहाँ 100 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका क्या मिलेगा? 200। तो 100th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा? 200। यानी जब आपको डेफिनेट रूल मालूम होता है तो सीक्वेंस के किसी भी पोजीशन का नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट ये जाएगा। अब आपको मालूम चल रहा है सीक्वेंस से कि ये भाई साहब 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। आगे चल के ये कहीं ना कहीं किसी नंबर का स्क्वायर ही, तो मुझे चाहिए nth टर्म, दैट इज की रूल चाहिए ना। तो nth Tn की तो वैल्यू 2n है, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? क्योंकि nth है, पता नहीं n क्या है, n की वैल्यू पुट करो 2n की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो Tn की वैल्यू तो 2n आया। इसी Tn को तो बोलते हैं डेफिनेट रूल, है ना। चाहे आप उसको nth टर्म बोलो, Tn बोलो, है ना, उसी Tn की वैल्यू आपके सब सीक्वेंस में सेम टाइप से काम करेगा। यहाँ पे आपका क्या है? nth टर्म। अब इसका nth टर्म यानी कि इसका Tn यानी डेफिनेट रूल क्या होगा? आप डेफिनेट रूल निकाल देंगे तो आप जिस भी पोजीशन का नंबर फाइंड करना चाहते हो इस सीक्वेंस का वो आपको फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो
कि T1 में कौन है 1, T2 में कौन है 4, T3 में कौन है 9, T4 में कौन है 16। अब सोचिए कि जब हम यहाँ पे 1 कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, 2 कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 कर रहे हैं तो थर्ड टर्म 4 है तो 3 का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब जो बेस में है वो बेसिकली आपके टर्म पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस पोजीशन का नंबर चाहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 दिस इज द पोजीशंस ऑफ नंबर्स, और स्क्वायर इज द कॉमन, सब पे स्क्वायर चढ़ेगा। तो अब सोचिए कि ये Tn निकाल रहे हैं, जब 4 था तो 4 का स्क्वायर था, अब यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे 12 होता तो यहाँ पे क्या होता 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका Tn है तो जाहिर सी बात है Tn है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर। दिस इज द डेफिनेट, यही कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर आपको किसी सीक्वेंस का डेफिनेट रूल मालूम हो तो उस केस में आप किसी भी पोजीशन का नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है मालूम चल गया, बेसिकली वो सीक्वेंस किसी डेफिनेट रूल को फॉलो करना चाहिए। चलिए एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर देखते हैं जो सीक्वेंस नहीं, जैसे 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 में 5 9 8 10 14 16 -5 4 0। अब बताइए क्या आप इस ग्रुप ऑफ नंबर को सीक्वेंस बोलिएगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा है कि नहीं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स को सीक्वेंस की कैटेगरी में नहीं रखते। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से जो 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आप जानते हो, जैसे आप क्यूब भी ले सकते हैं 1 है ना, उसके बाद 8, उसके बाद 27, उसके बाद 64। अब आपको मालूम चल रहा है कि T1 पे 1 है, T2 पे 8 है, T3 पे 27 है, T4 पे, तो ये मालूम ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि सर ये 1 तो 1 का क्यूब है, 8 तो 2 का क्यूब है, 27 यानी 1 को हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इवन इसका इसको हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। और आगे अगर पूछा जाए तो नेक्स्ट नंबर आपको पता है कि क्या होने वाला है, और ऐसे में आपको nth टर्म चाहिए यानी लास्ट टर्म चाहिए, दैट इज यहाँ पे n है, यहाँ पे n का क्यूब। तो आपका जो रूल हो गया ये वाला इस पैटर्न का, यानी इस सीक्वेंस का रूल जो होगा डेफिनेट रूल, दैट इज n क्यूब। तो बेसिकली सीक्वेंस हमारा वही होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर जो किसी डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, चलिए सीक्वेंस पे बात इतना ही, आगे आता हूं। अब जो है हमारे पास सीक्वेंस के बाद आएगा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये टॉपिक जो है आपका बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो टोटली सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, यानी दुनिया में जितने सीक्वेंस है वही ग्रुप ऑफ नंबर, जितने भी ग्रुप ऑफ नंबर जो सीक्वेंस किसी सीक्वेंस में हो तो वही सीक्वेंस हमारा एपी कहलाता है। बेसिकली आप इसको शॉर्ट में आप एपी भी बोलते हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर जो सीक्वेंस को फॉलो करता है, यानी सीक्वेंस ही आपका एपी हो सकता है। तो सर अभी समझ में आया, आप थोड़ा बढ़िया समझ। जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ पे 2 सीक्वेंस लेता हूँ, है ना, एक सीक्वेंस 1 लेता हूँ और एक सीक्वेंस 2 लेता हूँ, आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा कि किस सीक्वेंस को आप एपी के कैटेगरी में रख सकते हैं। चलो आप यहाँ देखिए सीक्वेंस 1 मैं लेता हूँ, जैसे 1 4 9 16 ये चलते जाए, लास्ट टर्म क्या आएगा सर n स्क्वायर, नो डाउट। और एक लेता हूँ जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, आपको मालूम है लास्ट टर्म क्या आने वाला है 2n। ये मैंने 2 सीक्वेंस, दोनों ही एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, n स्क्वायर और साथ साथ 2n भी, है ना। तो डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है दोनों सीक्वेंस, लेकिन अब ये दोनों में से कोई एक एपी कहलाएगा और कोई एक सीक्वेंस ही रह जाएगा, वो एपी के कैटेगरी में नहीं है। तो कैसे डिटरमाइन करें सर कि कौन सा एपी में जाएगा कौन सा सीक्वेंस, सीक्वेंस तो दोनों है नो डाउट, कौन सा एपी में जाएगा इन दोनों में से। तो आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, फिलहाल तो 3 से इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे सर यहाँ 5, यहाँ पे 7, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस हर दो टर्म के बीच में डिफरेंट आ। अब यहाँ पे देखिए ये भी सीक्वेंस ही है, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, इसका मतलब आगे भी चलेंगे तो डिफरेंस आपका 2 आएगा। और जब डिफरेंस 2 है इसका मतलब है कि हर जगह डिफरेंस आपका कॉमन आ रहा है, दैट इज 2। तो ये सीक्वेंस 2 कहलाएगा हमारा ईपी में, किसमें ईपी में। तो अब आपको यहाँ पे डिफाइन क्लियर हो गया होगा कि
एपी बेसिकली एक सीक्वेंस है जिसमें लगातार दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो कॉमन होता है, और उस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से कहते हैं, जिसको हम लोग एपी के केस में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको आप लोग शॉर्ट में डी से नोट करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब जो उस सीक्वेंस में, यानी जो एपी है, जो सीक्वेंस एपी है, ये तो एपी है नहीं, ये तो अपना एपी है नहीं, और ये एपी है, तो कॉमन डिफरेंस, सबका कॉमन डिफरेंस है, इसलिए एपी में है। तो इसके जो फर्स्ट में जो टर्म होते हैं ना, उस फर्स्ट टर्म को आज के बाद आप लोग ए से नोट करोगे। किससे नोट करोगे? ए से नोट करोगे। और जो लास्ट टर्म होता है, दैट इज सबसे अंत में जो बैठा होता है, उस सीक्वेंस के सबसे अंत में, उसको हम लोग बोलते हैं टीएन। याद रखिएगा, टीएन को एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एन, एक और एन। ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म भी बोलते हैं। इसके बाद एक और है, जैसे इस पूरे सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स भी होंगे। जैसे इसमें अगर मैं एक बात करूं, थोड़ा सा लो, दैट इज 2 4 6 8 10 12। अब बताइए, इसमें ये सीक्वेंस है और साथ साथ ये एपी में भी है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है हर दो टर्म के बीच में। तो अब बताइए कि इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6, यानी जो 6 है, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। यानी ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5 और ये T6, यानी लास्ट में क्या है? 6। यानी हम जब लास्ट में क्या बोलते थे उसको? Tn। लास्ट में क्या बोलते थे? याद रखिए, इसको क्या बोलते थे? Tn। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 6। ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करते हैं किससे? n से। ठीक है, तो आज के बाद एपी में अगर n का मतलब पता करना हो तो वो बेसिकली उस सीक्वेंस, यानी उस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, दैट इज उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल 4 बातें ध्यान रखना है इस एपी में 4 बातें, खास करके डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, यानी हर दो टर्म कहीं भी आप कहीं इसके बीच में उड़ाइएगा डिफरेंस, आपको 2 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस दैट इज नोट करते हैं डी से, फर्स्ट टर्म ए से, और टीएन, एन और एल, ये तीनों का बात सेम है, क्या है? उसको एन टर्म बोलते हैं। और साथ साथ आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। उसके बाद एन क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स। एक ये बात है। तो 4 बातें आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इस टीएन का कुछ फॉर्मूला समझते हैं। चलिए, अब बेसिकली हम आते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी होता क्या है कि आपको बेसिकली इस बार आपसे मांग रहा है टीएन की वैल्यू, चाहे वो किसी भी कैसा भी एपी हो, बस एपी होना चाहिए। यानी उस सीक्वेंस में हर दो टर्म्स, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि अपने पास फर्स्ट टर्म है ना, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी बी डी। आप ये मान लो मैंने उस एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी मान। अब आप नियमानुसार उस सीक्वेंस को रेडी कीजिए, या कह दीजिए एपी को रेडी कीजिए। यानी T1 क्या हो जाएगा सर? फर्स्ट टर्म, दैट इज T1 इज द फर्स्ट टर्म, जो कि ए अकॉर्डिंग टू द मैंने जो लेट किया। उसके बाद T2 क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, क्योंकि अगला टर्म निकालने के लिए हम लोग डिफरेंस को ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। यानी इस 2 में अगर हमको ये T1 दिया हुआ है तो T2 निकालने के लिए हम लोग जो पिछला टर्म है उस 2 में उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं, यानी 2 + 2 दैट इज 4। फिर 4 में वापस से डी ऐड करेंगे। अगर सम टाइम के लिए इसको डी मान लें तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है ए, तो ए में डी को ऐड करेंगे, यानी ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू भी हमारा, डी की वैल्यू क्या है? कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 2 कितना हो गया? 4, यानी ए प्लस डी हमारा सेकंड टर्म हो गया। अब ए प्लस डी, अब प्लस डी, तो ये तो हमारा सेकंड टर्म था, और थर्ड टर्म निकालने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? फिर जाहिर सी बात है थर्ड टर्म कितना हो गया? ए प्लस 2डी, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस 3डी। इस चीज़ को कैच कीजिए और आगे बढ़िए।
यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करें, थर्ड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में, है ना, फर्स्ट टर्म में ऐड करें क्या, 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है तो कॉमन डिफरेंस हम ऐड करते जाना है। T4 कितना हो जाएगा, a+3। अब इस हिसाब से आप जैसे जैसे नीचे उतरते जाइएगा देखिएगा कि यहाँ पे टर्म के नीचे अगर 4 है तो यहाँ पे d के पीछे क्या है 3, यानी एक कम जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे nth टर्म लेंगे यानी Tn लेंगे तो ये तो कांस्टेंट है जो हमें इस पर कोई मतलब कि आपको कहीं ना कहीं वेरिएशन नहीं दिख रहा है, तो a विल बी सेम इन इच टर्म, बट यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 इंटू टी। तो फॉर्मूला यहीं पे ड्राइव हो गया, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल गया, दैट इज a+n-1 इंटू डी। आज के बाद इस फॉर्मूला को आप लोग शिद्दत से याद कर लीजिए। आई होप कि आपको nth टर्म समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्जाम में पूछता नहीं है कि कैसे nth टर्म की वैल्यू निकालते हैं, है ना, ये आपसे पूछता नहीं। तो आते हैं अब सवाल पे। सवाल पे आने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक दो क्वेश्चन मैं खुद से लूँ, है ना, ताकि आप लोग समझ में आ जाए। जैसे अगर आपको चेक करने के लिए बोले कि एपी में है कि नहीं, जैसे कि 13, 19, 25, इस तरीके से ये कोई सीक्वेंस है, फिलहाल आपको एपी नहीं बोल रहा है, ये कोई सीक्वेंस है, कह रहा है इसको चेक कीजिए, चेक दिस सीक्वेंस इन एन एपी और नॉट, है ना। आप बताइए कैसे चेक कीजिएगा। आपको पता है कि T1 पे कौन बैठा हुआ है 13, T2 पे कौन बैठा हुआ है 19, T3 पे कौन बैठा हुआ है 25, T4 पे 31, काफी है। अगर हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम, और डिफरेंस क्या है, अब देख रहे हो कि आगे वाला नंबर बड़ी आ रही है, तो हमेशा हम बड़ी को छोटी से माइनस करते हैं, यानी सक्सीडिंग नंबर को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करते हैं, सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करते हैं। लेकिन T2 माइनस T1 दैट इज T2 की वैल्यू कितनी है 19, 19 माइनस 13 कितना आ गया 6, क्योंकि T2 माइनस T1 क्या कराता है कॉमन डिफरेंस। अगर D की वैल्यू हर केस में सही आ गया, मतलब कि सेम आ गया, तो हम समझ जाएंगे तो सीक्वेंस ए में है। फिर अब एक बार T3 माइनस T2 करेंगे, यानी T3 माइनस T2, तो T3 की वैल्यू कितनी है 25 माइनस T2 कितनी है 19, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो अब दो वैल्यू ही काफ़ी है, ज़्यादा चेक करने की दरकार नहीं है, यानी दोनों केस में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या देंगे यस, यस द गिवन सीक्वेंस इन एन एपी। यस, आगे बढ़ते हैं। और भी अगर एक आध क्वेश्चन अगर लूँ तो स्क्वायर रूट में ज़्यादा तंग करता है बच्चा लोग को। स्क्वायर रूट में कैसे ये स्क्वायर रूट में कैसे तंग करता है बच्चा लोग को कि चेक द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, है कि नहीं। तो पहले सीक्वेंस देते हैं √7, √28, √63 ... अब मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। तो वापस से अब क्लास 9 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेशनलाइजेशन में हम लोग किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को किस तरह से परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में तोड़ते थे, है कि नहीं। परफेक्ट और नॉन परफेक्ट के रूप में ब्रेक करते थे, और अगर परफेक्ट निकलता था तो उसको बाहर निकाल देते थे और नॉन परफेक्ट को अंदर ही छोड़ देते थे। अभी समझ में नहीं आएगा ये चीज़, है ना। तो आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को, यानी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप उसको सोचो कि वो कहीं परफेक्ट और नॉन परफेक्ट के प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है √7, √28 क्या लिख सकते हैं, √28 को 4 × 7 में, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट और ये हो गया नॉन। 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, है कि नहीं और ये हो गया हमारा 9 × 63। इस तरीके से ये वैल्यू आगे बढ़ते जाएगा। चेक करते हैं T1 की जगह पर कितना है √7, T2 की जगह पर 2 √7, T3 की जगह पे 3 सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है,
3 रूट 7। ठीक है, चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस की जो फॉर्मूला होता है सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, एक और लगाते हैं सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, बस, है ना, दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस। और हाँ, ध्यान रखना है सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करना है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो वैल्यू यहाँ पुट अप करते हैं T2 की, 2 रूट 7 और माइनस रूट 7 कितना होता है रूट 7। यहाँ पे अगर देखें तो ये 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7, यहाँ हो जाएगा आपका रूट 7। दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, यस द गिवन sequence in an AP, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चेक करने के लिए आ गया, है ना, मैंने वो सवाल नहीं लिया चेक करने वाला। तो चेक कैसे करते समझना है, कॉमन डिफरेंस बस चेक करना है। एपी का रूल है सीक्वेंस जो दो लगातार टर्मों के बीच का डिफरेंस सेम हो, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड इन एन एपी। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम लोग